स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस सब्जेक्ट की, जो कि है इग्नू फर्स्ट ईयर का। इसका सब्जेक्ट कोड है VEVI 181। इसमें यूनिट 11 है ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़। ठीक है, उसको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश मीडियम में। और अगर आप वीडियोज़ को हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप इग्नू से रिलेटेड कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं, इग्नू की बुक्स होगी, ठीक है, NIOS की बुक्स, इग्नू के जो सॉल्व एग्जाम्पल सैम्पल पेपर्स होते हैं उनको, ठीक है, और या फिर जो सॉल्व असाइनमेंट्स होते हैं उनको ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीरज पब्लिकेशन की बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। ठीक है, तो और आपको ये काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है वो भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके इंट्रोडक्शन की, ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं वो क्या होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इंडिया ने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कर रखा है क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। ठीक है, और साथ में हम कुछ ऐसे मिशंस को पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे डेवलपमेंटल वर्क्स को पढ़ेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एसिड रेन क्या होती है। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन की हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे, और जो एनिमल्स होते हैं उनकी हेल्थ पे ये किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, 3 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल इश्यूज़ की, यानी कि जो वैश्विक मुद्दे हैं वो कौन से होते हैं। तो वैश्विक मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनका इम्पैक्ट या फिर जो डैमेज होता है वो किसी कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट ना करके उसके जो बाहर उसकी जो नेशनल बाउंड्रीज होती हैं उसके बाहर उसको अफेक्ट करता है, उसको हम ग्लोबल इश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, एसिड रेन। तो ये चीज़ें क्या है, ये किसी देश को प्रभावित ना करके पूरे ग्लोब को या फिर जो पूरा वर्ल्ड है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, एक नया एग्जांपल मैं बताऊं तो जो कोरोना का एग्जांपल है वो भी एक ग्लोबल इशू था। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ उसका ओरिजिन जो कंट्री थी उसको इफेक्ट ना करके पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करा था। ठीक है, और जो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं उनसे निपटने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक साथ आना पड़ेगा, उन एक साथ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जब भी हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए फिर मैं अगर बताऊं तो कोरोना का, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी देश एक साथ आए थे, जिसकी वजह से हम कोरोना को हरा पाए, उसको शिकस्त दे पाए। ठीक है, तो जो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिबेट के टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, बहुत पुराने टाइम से, स्टार्टिंग से, इवन जब हम देख सकते हैं जो UN का जो जहाँ से इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ से लेके आज तक चलते ही जा रहे हैं ऐसे मुद्दे कुछ। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके क्या 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 इफेक्ट होते हैं, किन किन कॉजेज़ से वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज होता है कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं किसी एरिया के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के एक लंबे टाइम के लिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं अगर बताऊं कोई जगह है यहाँ पे एक लंबे टाइम तक सर्दी पड़ी है, ठीक है, या फिर एक लंबे टाइम तक गर्मी पड़ी है, तो उसकी जो क्लाइमेट होगी वो ट्रॉपिकल होगी। ठीक है, इसी तरह से इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ हम क्लाइमेटिक या फिर क्लाइमेट के जो टाइप्स होते हैं उनमें कर सकते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल, या फिर आर्किटिक क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, मानसून, डेजर्ट। ठीक है, ये कुछ मेन क्लाइमेट के टाइप्स होते हैं। और जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस 2 चीज़ें कर सकती हैं, वो है एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, टेम्परेचर अगर किसी स्थान का, किसी जगह का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है तो वहाँ पे सर्दी पड़ेगी। अचानक से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है तो वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वहाँ की जो कंडीशंस होती है वो चेंज हो जाती हैं। इसी तरह बारिश होती है, कहीं पे शुष्क या फिर जो सूखा पड़ा है वहाँ पे अचानक से बारिश होने लग जाए तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो आपको पता है जो सोलर रेडिएशन होती है वो अर्थ पे एंटर करती है, अर्थ का जो सरफेस होता है उसको गर्म कर देती हैं। तो कुछ जो सोलर रेज होती हैं अर्थ से
अर्थ पे आके दोबारा से रिफ्लेक्ट होके स्पेस में चली जाती हैं, ठीक है। और जो आती हैं उसमें जो 20% ऑब्जर्व कर लेता है अर्थ का जो सरफेस होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं जो हीट होती है उसको अपने आप में ट्रैप कर लेती हैं और उसको बाहर जाने नहीं देती। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये बेसिकली शीशे की तरह काम करती हैं कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, रह जाती हैं और यहाँ से जो हीट निकलती है उसको बाहर जाने नहीं देती। इसकी वजह से ना ये नीचे आ पाती हैं और ये यहीं पे जलती रहती हैं। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कुछ गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन लेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर होते हैं। तो ये कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये जो गैसेज होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती हैं, ठीक है, और जो हीट वगैरह जाती है उसको बाहर नहीं निकलने देती हैं। तो इसी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी कंसंट्रेशन लेवल होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट होता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उसको बढ़ावा देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से क्लाइमेट पैटर्न होता है, ग्लोबल क्लाइमेट का जो पैटर्न होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जो समुद्र स्तर है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। और जो समुद्र होता है, ठीक है, जो महासागर है उसमें जो जल की अमाउंट है, ठीक है, जो जल की मात्रा है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, फ्लड्स, हैवी रेनफॉल आ रही है, ठीक है। इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सूखा पड़ रहा है कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। और जो इन्फेक्शन डिजीज़ होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी जगह पर जा रही हैं, जो कि बेसिकली एक रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। ये उसका एक इफेक्ट है। दी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, आप इनको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 1-2 नंबर में पूछी जा सकती हैं। तो क्या था कि 1988 में WMO और UNEP ने एक साथ मिलकर IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको स्टैब्लिश किया, उसको बनाया, इसको फाउंड किया, ठीक है। तो इसकी जो पहली रिपोर्ट थी IPCC की वो 1990 में आई थी और जो दूसरी रिपोर्ट थी वो 2001 में आई थी। तो इन्होंने एक काम स्टार्ट करा था कि पहले अपनी जब रिपोर्ट इन्होंने दी थी तो उसके बाद से इन्होंने एनवायरनमेंट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर ऑब्जर्वेशन किया था। तो इन्होंने 2000 तक इसको ऑब्जर्व किया और 2001 में अपनी रिपोर्ट को दिया। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया था कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो साल 2100 तक बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि 9 मई 1992 को यूनेस्को को बनाया गया जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल था यूनेस्को के थ्रू उसको 1997 उसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, इंडिया में किस तरह से उसकी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है इस क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर और जो फॉरेस्ट्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होती है। और जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा मेन रीज़न ये है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो समुद्र स्तर है, समुद्र में जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के इस एरिया की भी जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या था कि 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्लान्स को लॉन्च किया जिनको बेसिकली हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, NAPCC, ठीक है। तो बेसिकली टोटल 8 प्लान थे, ठीक है। एक एक को हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो पहला प्लान था वो था नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट्स, नेशनल वाटर मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और लास्ट था नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में इनको लॉन्च किया। तो बेसिकली इनको लॉन्च करने का दो मकसद थे, एक तो हमें क्लाइमेट चेंज से डील करना था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट होते हैं उसको कम करना था। दूसरा था कि जो हमारा डेवलपमेंट के जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनको अचीव करना था, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं दो मकसद की वजह से इन 8 प्लान्स को लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करते हैं ओजोन लेयर की, तो आपको पता है जो ओजोन है बेसिकली हम उसको एक गैस बोल सकते हैं कि ओजोन एक गैस होती है। तो जो हमारा अर्थ होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस पाई जाती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि धूल के कण होते हैं, और भी कई तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसको हम 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, और थर्ड होता है वो होता है मेसोस्फेयर, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ओजोन की जो कंसंट्रेशन लेवल होती है उसमें डिक्रीज आती है, जिसकी वजह से ओजोन में हम कह सकते हैं छेद होता है। तो इससे क्या होता है कि जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो हमारे अर्थ पे आ जाती हैं। तो बेसिकली जो सन की जो रेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट होती हैं, ठीक है, पराबैंगनी किरणें जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे अर्थ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर होता है उसमें छेद देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से एंटर कर जाती हैं। तो ओजोन क्या काम करती है कि जो अर्थ से जो रेज आती है उनको रोक के रखती है, उसको ऑब्जर्व करती है, और कुछ ही उनका जो परसेंट होता है वो अर्थ पे लेके आती है, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन में जो छेद हो रहा है, उसको जो मेन रीज़न है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बेसिकली हम जो AC यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, इनसे जो गैस जनरेट होती है उसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो जनवरी 1995 में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि 16 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर को सेलिब्रेट करेंगे। तो इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन लेयर डे सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जिसका मेन रीज़न क्या होता है कि हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना है। इसका जो इफेक्ट होता है ह्यूमन की हेल्थ पे, एनिमल की हेल्थ पे, वो किस तरह से पड़ता है, ठीक है। तो ह्यूमन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, ह्यूमंस के लिए जो यूवी रेज होती हैं काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इसकी वजह से कुछ सीरियस जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो ह्यूमंस में हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्किन डिजीज़, कैंसर, सनबर्न, क्विक एजिंग, ठीक है, और जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो जो यूवी रेज होती हैं उसकी वजह से स्किन में कैंसर हो जाता है, आई में कैंसर देखने को मिल जाता है, और बेसिकली ये जो सारे कॉजेज़ होते हैं वही हमें सारे ह्यूमंस में एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये दोनों को प्रभावित करता है। फिर पर्यावरण पे इस पर किस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो जो प्लांट्स होती हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उसको मिनिमाइज़ कर देती हैं, ठीक है। तो इनकी जो ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा मिनिमल होती है। कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं यूवी रेज, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, ठीक है। और जो अर्थ का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो हैबिटेट होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उनका लॉस होता है। फिर अगर हम बात करते हैं एसिड रेन की, तो जब भी प्रेसिपिटेशन होती है उसके साथ में कुछ एसिडिक कंपोनेंट्स अर्थ पे आके गिरते हैं जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर पे, ग्राउंड पे आके गिरते हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं, जब कोई भी पानी जो वाटर वेपर होता है वो एटमॉस्फेयर पे, ग्राउंड पे आके गिरता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन या फिर रेन कहते हैं। तो जब रेन के साथ कुछ जो सल्फ्यूरिक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो नाइट्रिक एसिड कंपोनेंट होते हैं वो गिरते हैं तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेशन होती है वो आपको पता है रेन के थ्रू हो सकती है, स्नो, फॉग या फिर हेल। तो ये जो कुछ फॉर्म्स होती हैं प्रेसिपिटेशन की, इनके थ्रू जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़मीन पे आके गिरते हैं, तो उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो एसिड रेन का जो मेजरमेंट है वो pH के थ्रू किया जा सकता है। pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो pH स्केल होती है वो 0 से 14 तक होती है, ठीक है। तो जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो pH लेवल होता है वो 7 से कम होता है। तो जो आपको पता है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है या फिर जो नाइट्रिक एसिड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और पानी में घुल जाता है, तो जिसकी वजह से जो वाटर है वो एसिडिक बन जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ एसिड के कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं। इससे जो वाटर के जो इफेक्ट होते हैं या फिर जो यूजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो एसिड रेन होती है वो ह्यूमंस के लिए या फिर जो एग्रीकल्चर होता है, प्लांट्स या एनिमल्स होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको वॉश कर देती है, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको धो देती है, जो कि
जो प्लांट्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो एसिड रेन होती है इसकी वजह से एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और एसिड रेन होती है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। किस तरह से कि जो रेन होती है वो उसका जो वाटर होता है वो रिवर में फ्लो करता है, ठीक है। और जब वो उसमें फ्लो करता है तो जो रिवर का वाटर है वो भी एसिडिक बन जाता है, जिसकी वजह से रिवर या फिर जो सीज वगैरह होते हैं, समुद्र, ओशन वगैरह होते हैं, उनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं इससे, ठीक है। तो जो एसिड रेन होती है इससे जो बिल्डिंग्स होती है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली स्टोन या फिर जो मेटल्स होते हैं उनकी वजह से बनी होती है, उनमें भी इसमें डैमेज देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ताजमहल की तो ताजमहल है वो येलो बनता जा रहा है, क्योंकि आगरा में अगर हम बात करें कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सल्फ़र या फिर जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बेसिकली जो स्टोन होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट करके वहाँ का जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनको चेंज करती है, जिसकी वजह से जो ताजमहल है उसका जो कलर है वो दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी यूनिट 11। और अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्लब स्नातक 1 सर्च के ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।